नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही शानदार होने वाली है। और वो क्यों होने वाली है वो आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। और आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपको पक्का एग्जाम में नंबर तो दिलाएगा। आज ओम के नियम को समझने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले ओम के नियम की परिभाषा नहीं रटना है। इसमें आज सारे डाउट को हम एक एक करके क्लियर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो यहाँ से चलिए हम इसको शुरू करते हैं। बट परिभाषा को देखने से पहले मेरे भाई ध्यान देना, हमें पहले समझ लेना है कि चालक या फिर तार या परिपथ कहते किसे हैं। तो तार या चालक या परिपथ की जो परिभाषा होती है वो ये है कि किसी भी हमें पता है कि भाई क्या है, वैद्युत धारा के चलने के लिए यानी वैद्युत धारा को चलने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है। वैसे तो सभी को एक रास्ते की जरूरत होती है, उसी प्रकार क्या है, वैद्युत धारा को चलने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है। और वो रास्ता क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, यानी बीच बीच में टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो उसे ही क्या कहा जाता है, परिपथ कहा जाता है, या फिर चालक कहा जाता है, या तार कहा जाता है। वैसे हमें पता है कि भाई, जैसे हमें पता है कि जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, श्वसन, उत्सर्जन या फिर पोषण, परिवहन, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये मत कहना कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम और एक मुलाकात जरूरी है सनम। ऐसा मत कहना मेरे भाई, वरना क्या होगा, बायोलॉजी वाले जो भी साइंटिस्ट हैं वो क्या होंगे, डॉक्टर्स हैं, वो आत्महत्या करके मर जाएंगे आपकी परिभाषा सुन करके। तो चलिए यहाँ से पहले हम ओम के नियम को समझ लेते हैं। तो ओम का जो नियम क्या होता है, हमें पता है कि कोई तार है। और पहले परिभाषा देख लेते हैं कि निश्चित ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच, अब चालक हमने बताया कोई तार है ना, कोई ये तार है, और जो चालक के सिरों के बीच हमें पता है कि इसमें मान लेते हैं धारा आई बह रही है, और जो इसके सिरों के बीच का विभवांतर है वो क्या है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर वो v है। ठीक, तो यही तो कह रहा है ना, तो यही तो कह रहा है कि निश्चित ताप पर यानी इस तार के ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में इनके सिरों के बीच का जो लगा विभवांतर होगा और इसमें जो बहने वाली धारा होगी वो उसके समानुपाती होता है। कौन होता है, विभवांतर। परिभाषा समझ में आ गई कि निश्चित ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर इसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। अगर इसे हम गणितीय रूप में लिखेंगे तो v प्रोपोर्शनल यानी v अनुक्रमानुपाती किसके, आई के। ठीक है ना, ये अनुक्रमानुपाती का ये जो चिन्ह है कि ये v क्या है, आई के अनुक्रमानुपाती है। या फिर इसको हम अगर कहना चाहेंगे, जब इसको हटाएंगे दोस्तों तो v बराबर हो जाता है आई और इनटू का r। अब ध्यान देना, ये जो r है ये क्या है, ये है कांस्टेंट, ये नियत होता है। ठीक, या फिर इसको हम ऐसे भी अगर इसको यहाँ पे लाएंगे तो v अपान आई बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो यहाँ से भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। देखिए इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं मेरे भाई, इसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पहले अच्छे से समझ लीजिए एक बार। हमने क्या बताया कि किसी चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, कहने का अर्थ ये है कि अगर धारा में परिवर्तन हुआ तो विभवांतर में भी परिवर्तन हो जाएगा। धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा, धारा घटेगी तो विभवांतर भी घटेगा। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से जब हमने इसको हटाया, बराबर का चिन्ह लगाया, तो एक कांस्टेंट नियत हो जाता है r। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, और इसी R को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो यहाँ से एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को न बदला जाए, भौतिक अवस्था का मतलब है लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, ये सारी चीजें, भौतिक अवस्था को न बदला जाए तो इसके सिरों के बीच लगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है। और इसी R को क्या कहते हैं, इसी R को कहते हैं प्रतिरोध। ठीक, तो किसी वस्तु का, अब प्रतिरोध का भी परिभाषा यहां से लिख सकते हैं, विभवांतर, तार के विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा।
तार के विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। या फिर एक और परिभाषा कि किसी भी परिपथ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत धारा के रास्ते में अवरोध या बाधा उत्पन्न हो जाती है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। और हमें ये पता है कि V क्या है मेरे भाई, V क्या है, ये विभवांतर है, ठीक है ना, और I क्या है, ये क्या है, धारा है। ठीक, बस इतनी सी बात है, समझ में आ गया कि परिभाषा क्या हुआ कि किसी भी चालक के सिरों के बीच जो लगा विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, बशर्ते ये ध्यान देना है कि ताप कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निश्चित ताप पर, यानी ताप इस तार का ना तो ताप बदले, ना क्षेत्रफल बदले, ना लंबाई बदले। ऐसी दशा में उसमें जो उसके सिरों में लगा विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। बस इतनी सी बात है। अब इसका जो सत्यापन कैसे करते हैं दोस्तों, इसका सत्यापन कैसे करते हैं, ओम के जो नियम का सत्यापन ये ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे हमने मान लेते हैं कि यहाँ पर एक परिपथ बनाया इस तरह से, एक परिपथ जैसे यहाँ पे हमने बना लिया इसको, और उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे, ये क्या है, एमीटर है, एमीटर, ठीक, और ये क्या है, एक यहाँ से हमने बैटरी जोड़ दिया है, और ये क्या है दोस्तों, कुंजी है, ठीक ना, कुंजी। और ये क्या है, RH, यानी एक क्या है, धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक है। और यहां से हमें पता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है, और ये क्या है, विभव मापी है, विभव मापी है। तो ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना, इसमें क्या होता है। अब इस परिपथ का अर्थ क्या है कि परिपथ, ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। जब किसी परिपथ को, यहाँ परिपथ देख रहे होंगे हमने, एक एमीटर लगा दिया, एक एमीटर और धारा मापी यहाँ से, और एक कुंजी, और यहाँ विभव मापी को जोड़ दिया, इन सभी को जोड़ दिया, इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। फिर क्या करते हैं, जब बैटरी से इस परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा का जो मापन होता है दोस्तों, यानी इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा का मापन किसके द्वारा करते हैं, एमीटर। क्योंकि धारा का जो पाठ्यांक पढ़ने के लिए एमीटर पर इसके पाठ्यांक को पढ़ते हैं, और जबकि इसमें जो विभव होता है उसे पढ़ने के लिए गैल्वेनोमीटर होता है, यानी एक विभव मापी होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, विभवांतर को रीडिंग किया जाता है, इसके यानी विभव को मापन किया जाता है। तो इस प्रकार परिपथ से, और धारा नियंत्रक, जिसे धारा नियंत्रक देख रहे होंगे एक रेगुलेटर की तरह होता है, इसको जैसे तेज या धीमा करके हम पंखे में यूज करते हैं ना, वही क्या होता है, धारा नियंत्रक होता है, कम या ज्यादा करते हैं। तो ये इसका परिपथ होता है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल इतना सा लिखना है सत्यापन में कि जब क्या करते हैं, किसी परिपथ में कुंजी, धारा नियंत्रक, एमीटर को जोड़कर तैयार किया जाता है परिपथ को, उसके बाद जब इसमें बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं तो जो धारा का मापन एक एमीटर द्वारा इस धारा का मापन होता है, और जबकि विभवांतर का जो मापन होता है वो विभव मापी के द्वारा किया जाता है। कहने का अर्थ ये है, अगर धारा के पाठ्यांक में वृद्धि होगी यानी धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा कम होगी तो विभवांतर भी कम होगा। अब यहाँ से इसका आता है दोस्तों, एक चीज और पूछा जाता है इसमें, आरेख।
क्या पूछा जाता है? आरेख। किसका आरेख? ध्यान देना, ये भी पूछा जाता है कि ओम का नियम किसके लिए सत्य है? तो ओम का नियम धातु चालकों के लिए, यानी धातु के लिए सत्य होता है, और जो क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, उनके लिए सत्य होता है। ठीक है ना। तो इसमें ध्यान देना, आरेख कैसे बनाएंगे? तो जैसे यहां से इसको हम खींचते हैं, इधर हम दर्शा देते हैं इसके विभवांतर को, और इधर हम दर्शा देते हैं इसके धारा को। ठीक है ना। इसमें इस तरफ धारा को दर्शाते हैं, और यहाँ पे हम नंबर्स लिख देते हैं कुछ ना कुछ। ठीक, इस तरह से हम यहाँ से नंबर लिख देते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 5 है, 10 है, 15 है, 5 है, 10 है, 15 है, इस तरह। तो मेरे भाई ध्यान देना, जब धारा में यहाँ से यहाँ तक वृद्धि होगी तो ये इस तरह से, तो विभवांतर में भी तो वृद्धि होगी। जब दोनों को बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेंगे। इसी तरह जब यहाँ से ये धारा यहाँ पर जब बढ़ेगी तो हमें पता है ये यहाँ तक, और इसी तरह जब इसको बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से, इस तरह से बढ़ेगा। तो इसमें हम एक आरेख खींचेंगे। ध्यान देना, इसमें हम एक आरेख जो खींचेंगे इस तरह से, तो परिपथ इस तरह से तैयार होकर सामने आएगा। यानी इसका जो आरेख बनेगा वो इस तरह से बनता है। ठीक है ना। उसमें आरेख जो बनेगा इस तरह से बढ़ेगा। इसका मतलब धारा में वृद्धि होने के साथ साथ उसके यहाँ से पोटेंशियल यानी विभवांतर में भी वृद्धि होती है। बस इतनी सी पिक्चर थी और कुछ भी नहीं। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, क्वेश्चन किस तरह से आता है कि ओम का नियम क्या है, तो डायरेक्टली आपको ये लिख देना है। फिर ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं, तो हमने ये जो चीजें बताया आपको ये लिख देना है। फिर ओम का नियम किसके लिए सत्य है, तो धातु चालकों और अर्धचालकों के लिए सत्य है। फिर चौथा क्वेश्चन कि ओम के नियम का आरेख कैसे तैयार करते हैं, तो ये रहा आपके सामने। तो ध्यान देना, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो समझ में आ गई होगी, आज की क्लास समझ में आ गई होगी। फिर से देख लेना, ओम का नियम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं कि किसी चालक की भौतिक अवस्था को न बदला जाए। अब भौतिक अवस्था में कैसे, ताप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लंबाई, ये किसी तार के बारे में कह रहा है। तो भौतिक अवस्था को अगर न बदला जाए तो उसके सिरों के बीच का लगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है, इसका जो रेशियो होता है मेरे भाई, वो कांस्टेंट होता है, यानी नियत होता है। एक तो ये हो गया, और दूसरी परिभाषा तो हमने यहाँ लिख रखा है कि निश्चित ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब इसको हटाया यहाँ से समानुपाती का चिन्ह, तो बराबर लिखेंगे तो आर यहाँ पे क्या है, नियतांक है। ठीक, अब इसी नियतांक को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध की भी परिभाषा हो गई यहाँ से, वो क्या होगी कि चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत धारा के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न होती है, उसी को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक भी क्या हो जाता है, जो इसका मात्रक होता है दोस्तों आर का, तो मात्रक क्या हो जाता है, ओम। इसी को क्या कहते हैं, ओम। क्यों? क्योंकि जो इस नियम को सबसे पहले समझाया था जॉर्ज साइमन ओम, उनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी का प्यार जरूर मिलेगा। तो मेरे भाई आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मेरे भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें